Guys, welcome to my channel सब ठीक हो जाएगा. In today's video, we will cover Unit 1 of Distributions and Logistics Management of Semester 8 of DU. तो इसके बाद मैं बची हुई यूनिट्स भी डालूंगी और ऑल्सो अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है व्हाट इज लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स बेसिकली जो मूवमेंट होता है हमारा गुड्स का उसको बोलते हैं. अब इसके अंदर हमारे दो चीजें आती है, इनबाउंड साइड, आउटबाउंड साइड. इनबाउंड साइड का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल्स आते हैं जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं इनबाउंड. और आउटबाउंड होता है जब वही फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना. तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो लॉजिस्टिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द फाइनल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. मतलब इनबाउंड, ये वाली इनबाउंड साइड हो गई हमारी और ये जो फाइनल पॉइंट है ये आउटबाउंड साइड हो गई. It includes all the activities to ensure that the right product reaches the right place, right time, and with the right quantity and condition at the minimum cost. इसके डेफिनेशन में ये सब जरूर लिखना है कि किस टाइम पे आ रहा है, किस सही प्लेस पे आ रहा है कि नहीं सही टाइम पे आ रहा है. ये थोड़े से और चीजें हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है. ये आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं वरना आप नोट से पढ़ सकते हैं. अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिस्टिक्स. फर्स्ट, इट इज अ सिस्टम अप्रोच. इसका मतलब सारी एक्टिविटीज जो भी इसके अंदर होती है, प्रोक्योरमेंट से लेके फिनिश गुड्स बनाना, उनको डिलीवर करना, वो सब इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती है. सेकेंड इज इट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल फ्लो एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो. गुड्स तो मूवमेंट हो ही रहे, साथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जा रही है. थर्ड इज इट फोकसेज ऑन कॉस्ट वर्सेज सर्विस ट्रेड ऑफ, कि सर्विस भी हमारी अच्छी है और हमारा कॉस्ट भी मिनिमम. नेक्स्ट इज इट इज डायनेमिक इन नेचर, चेंजेस विद टेक्नोलॉजी एंड डिमांड. अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे लॉजिस्टिक्स में अभी एआई इंट्रोड्यूस हो गया, रोबोटिक्स आ गया है, तो ये डायनेमिक है नेचर के साथ, डायनेमिक है नेचर में और ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है. इट इज बोथ अ स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल फंक्शन. मूविंग नेक्स्ट कमिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक्स. अब लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड एक्टिविटी थी पहले, लेकिन अब वो एक बहुत ही प्रॉपर इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया है. अगर हम अर्ली 1950s और 60s की बात करें तो उस टाइम पे बिल्कुल ये इनफॉर्मल था और बिल्कुल पुअरली कोऑर्डिनेटेड था. देन वी मूव टू 1960s एंड 1970s. इसके अंदर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. तो ऑर्गेनाइजेशन से देखना स्टार्ट किया कि हाँ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हैं जो इंटरडिपेंडेंट हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस. In 1970s, distribution was formally recognized as the management function. फिर distribution को एक management function की तरह देखा गया. Then moving to 1980s, इसके अंदर देखा गया कि इसके ज्यादा cost control भी हो रहा है, efficiency भी increase हो रही है. Then in late 1980s and 1990s, inbound and outbound activities were integrated, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा. This period also saw the emergence of supply chain management, focusing on coordination across organization. इसके अंदर हमारा supply chain management भी introduce. अब उसके बाद 2000s के बाद जो लॉजिस्टिक्स था वो एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बन गया और इसके अंदर ये शिफ्ट हुआ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, स्पीड पे और एफिशिएंसी पे. अब अगर अभी हम रिसेंटली देखें तो रिसेंटली ये डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल सिस्टम और ऑटोमेशन से लॉजिस्टिक्स को हमने इंटीग्रेट कर दिया. Now moving to the what are the components of the logistics. First is transportation. Transportation का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स को लेके जाना. इसके अंदर हमारा जो क्या रूट होगा, क्या मोड होगा, कि क्या बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, किस टाइम पे जाएंगे, किस स्केड्यूल कब करना है, उसको इसके अंदर वो आता है. नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, कि वेयर हाउस के अंदर स्टोरेज फैसिलिटीज होती है जो कि उस टाइम के लिए हम वहाँ गुड स्टोर करते हैं, जिसमें डिमांड और सप्लाई के अंदर कि हमारा बन गया है और जब हमारे पास डिमांड आएगी तब हम उसे भेज देंगे. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब इन्वेंट्री हमें देखना होता है कि हमारे वेयर हाउस में एडिक्वेट अमाउंट में स्टॉक हो ताकि हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो मीट कर सके और कोई भी हमारी एक्सेसिव होल्डिंग कॉस्ट भी ना है कि हमने बहुत ज्यादा स्टोर करके रख लिया और वो अभी जरूरत ही नहीं है उसकी, तो उससे होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग. ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपने जो रिसीव करना, रिकॉर्ड करना और उसके बाद आपके कस्टमर ऑर्डर से उसको फिलफिल करना. नेक्स्ट इज मटेरियल हैंडलिंग. मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, वेयर हाउस के अंदर हो रहा है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज के अंदर हो, उस चीज को देखना. नेक्स्ट इज पैकेजिंग. पैकेजिंग आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करता है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उनमें कोई डैमेज ना हो, स्टोरेज के टाइम पे भी वो लोग कि उसमें भी कुछ भी दिक्कत ना आए, कि जैसे अगर कुछ फूड आइटम्स हैं तो उसके अंदर कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना हो, ये सब. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्लो. इंफॉर्मेशन फ्लो सपोर्ट करता है कि जो कोऑर्डिनेशन है हमारा सारा एक्टिविटीज का, जैसे ऑर्डर आ रहा है, इन्वेंट्री में कितना है, शिपमेंट्स वगैरह, तो ये सब इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर.
नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉजिस्टिक प्रोसेस, ये वाला चैप्टर ऐसा है, इसके अंदर आप बस हेडिंग याद कर लोगे तो इसके अंदर आप डेफिनेशन, मतलब इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन आप आराम से कुछ भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में। फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, जो भी आपकी प्रोडक्शन नीड्स है उसके हिसाब से, लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल वो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो भी रॉ मटेरियल्स का मूवमेंट होगा सप्लायर से वो प्रोडक्शन यूनिट तक आएगा। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउस, कि आप जो गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वेयर हाउस के अंदर स्टोर होते हैं, कि जो भी हमारे गुड्स बन गए इसको हम वेयर हाउस में लेके जाके हमने स्टोर कर दिया, और जब भी हमें जो आगे देना है तो आगे हमने वेयर हाउस से लेके कस्टमर को दे दिया। नेक्स्ट फोर्थ इज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब इस स्टेज के अंदर रॉ मटेरियल्स होते हैं जो फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। फिफ्थ इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे ना एक्सेस में इन्वेंटरी हो और ना ही हमारा शॉर्टेज हो। नेक्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर वही आता है, रिसीव करो, रिकॉर्ड करो, प्रोसेस करो, फिर उनको दे दो। सेवेंथ इज आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब फाइनल जो भी गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से या वेयर हाउस से टू द कस्टमर्स और इंटरमीडियरीज जिसको भी हमें ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट इज सॉरी सो नेक्स्ट इज डिलीवरी टू कस्टमर्स। इसके अंदर फाइनल स्टेज है जहां पे गुड्स कस्टमर तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स। अगर हमारा कोई भी डिफेक्टेड कुछ भी है तो हम, या फिर हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम जनरली रिटर्न कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स, जो आपको कस्टमर से लेके वापस लेके आना है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब सबसे पहले कॉस्ट रिड्यूस कर देगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उनको टाइमली डिलीवरी मिलेगी। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर आप टाइम से काम कर रहे हो या आपके पास बिल्कुल टाइम से सारी स्टॉक भी है आपका जितना चाहिए, तो आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट इज हेल्प इन ग्लोबल ट्रेड, कि अगर आपको ज्यादा आपका ये सिस्टम बहुत ज्यादा सप्लाई चेन आपकी अच्छी होगी तो आप जल्दी जल्दी अपने ऑर्डर्स फुलफिल कर पाओगे और ऑर्डर्स ले पाओगे। नेक्स्ट इज एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो लॉजिस्टिक्स होती है उसकी दो डायमेंशंस होती है, माइक्रो और मैक्रो। अब इसको हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, जो माइक्रो होता है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और लेकिन जो मैक्रो होता है वो होता है ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे। हम रीड कर लेते हैं इसको। So the micro dimension focuses on the activities within an organization. It deals with how firms manage the movement of goods and storage of goods related information in an efficient manner within an organization. इसमें हमें जरूर लिखना है। अब इसके अंदर एक्टिविटीज जो जो आती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, और ये सब एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड होती है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि राइट क्वालिटी, राइट प्लेस, राइट टाइम, और सब मिनिमाइज वाइल कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हम कॉस्ट सबसे ज्यादा मिनिमाइज कर रहे हैं। अब मैक्रो डायमेंशन होता है कि ये देखता है वाइडर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इसके अंदर जो लॉजिस्टिक्स है वो एक पर्टिकुलर हमारा जो भी फर्म है उसके रिलेटेड नहीं है, बट अक्रॉस रीजन्स, कंट्रीज एंड मार्केट्स, के अलग अलग रीजन्स में आप सेल कर रहे हो, वो सब इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे कर रहे हो, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। अब अगर आप इंडिया से बाहर कुछ सेल करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस को भी माइंड में रखना पड़ेगा। अब at this level, logistics is important because it is facilitating trade and commerce. It is supporting economic development. अगर कंट्री के बाहर आपके गुड्स जा रहे हैं तो उससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, and it is also improving efficiency of overall distributed network. नेक्स्ट इज इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये डेफिनेशंस है, उसका थोड़ा आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर नोट से पढ़ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये उसी की एक्सप्लेन डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब जो लॉजिस्टिक्स है वो खाली गुड्स का इधर उधर मूवमेंट से ही रिलेटेड नहीं है, बट वो एक वैल्यू भी ऐड करता है, जैसे टाइम यूटिलिटी। जो आप गुड्स आपको जब भी चाहिए आपको तब मिल जाते हैं, whenever they are required। प्लेस यूटिलिटी, आपको जिस भी प्लेस पे चाहिए आपको वहां मिल जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेयर हाउस हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स खराब नहीं हो रहे तो उससे कॉस्ट रिडक्शन। आप जो कस्टमर्स हैं उनको पसंद नहीं आया तो वो भेज सकते हैं वापस, या फिर उनको टाइमली उनका गुड्स का मिल रहा है, तो इससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है और इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इंफॉर्मेशन फ्लो है, ये सब इंटीग्रेट कर देता है हमारा ये लॉजिस्टिक्स।
अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने ऊपर ही बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन लॉजिस्टिक्स। अब एआई हर चीज में आ चुका है, तो लॉजिस्टिक्स में भी आएगा ही। तो इसके अंदर बेसिकली जो इसका मेजर, मैं आपको मेजर्स की एप्लीकेशंस कवर करूंगी। फर्स्ट इज डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग की हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी पिछले 3 मंथ्स की सेल फॉर एग्जाम्पल 100 थी, तो हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स की सेल हमारी 110 हो। तो ऐसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपना ऑप्टिमल एक इन्वेंटरी लेवल स्टॉक कर सकते हैं, ताकि हमारा ना ही हम ओवर स्टॉक करें ना ही हम अंडर स्टॉक करें। फॉर एग्जाम्पल पिछले मंथ सिर्फ 100 सेल्स थी और इस मंथ मैं बिना एस्टिमेट के 1000 गुड स्टैक कर ले रही हूँ, तो ओवर स्टॉकिंग हो गया कि पिछले मंथ से इतनी ज्यादा तो सेल्स नहीं बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज रूट ऑप्टिमाइजेशन। अब जो एआई बेस्ड सिस्टम्स होते हैं वो मल्टीपल रूट्स देख लेते हैं और आपको ट्रैफिक कंडीशन देख लेते हैं, वेदर पैटर्न्स देखते हैं और वो सबसे एफिशिएंट रूट सजेस्ट करते हैं जहां से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लेस जाएगी और हमारी डिलीवरी भी फास्टेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस। अब इसके अंदर जो भी सॉर्टिंग, पिकिंग और ये पैकिंग प्रोसेस था, जो अगर हम मैनुअली करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एआई की हेल्प से हम वो भी लेबर का जो मतलब रिपीटेटिव वर्क है उसको हटा के एआई को लगाएंगे, तो हमारा टाइमली वर्क होगा और कहीं ना कहीं इससे स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब टॉकिंग अबाउट द मेजर बेनिफिट्स, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, कितना स्टॉक करें कितना ना करें, रिडक्शन इन ऑपरेशन कॉस्ट, क्योंकि रिपीटेटिव वर्क ह्यूमन लेबर नहीं करना पड़ेगा ज्यादा और जो हम रूट से जाएंगे फास्टर डिलीवरी होगी। नेक्स्ट इज बेटर डिमांड फोरकास्टिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, ये जो हमने इसी में पढ़ा। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, क्योंकि आपको यहाँ से बेटर रूट्स मिलेंगे और वेयर हाउसिंग आपका अंडर स्टॉक नहीं होगा, ना ही आपका ओवर स्टॉक होगा। At the same time, AI involves challenges such as high implementation cost, requirement of skilled workforce, and concerns related to data security. अब AI आ तो रहा है, लेकिन अब एक जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे AI पे स्विच करने के लिए ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी और अभी इसके अब वही मशीन्स को चलाने के लिए आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए और AI के साथ डेटा सिक्योरिटी तो हमेशा एक रहा ही है कि उसका कौन है। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर AI एडॉप्शन के चैलेंजेस हैं। Next is robotics in logistics. Ab robotics refers to the use of automated machines or mechanical devices to perform repetitive and labor intensive tasks in logistics operation. अब जैसे जो भी लेबर इंटेंसिव टास्क है, जैसे मटेरियल हैंडलिंग हो गया, पिकिंग हो गया, पैकिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, अब ये जो वेयर हाउस में एक्टिविटीज होती हैं बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव होती हैं और इनके लिए बहुत ज्यादा प्रिसीजन और स्पीड चाहिए ताकि एक्यूरेसी से ओवरऑल एफिशिएंसी मेंटेन होती रहे। तो इसके लिए रोबोटिक्स यूज हो रहा है। In large scale logistic operation, robotics enable company to handle a high volume of orders within a short period of time. ज्यादा वॉल्यूम को कम टाइम में कर देगा क्योंकि और इससे जो भी हमारा डिपेंडेंसी है ह्यूमन लेबर पे वो भी सब हट जाएगी। एडवांटेजेस वही स्पीड ज्यादा है, ह्यूमन एरर्स कम होते हैं और कंटिन्यूअस ऑपरेशंस विदाउट फटीग। रोबोट तो नहीं थकता, ह्यूमन थकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और इसके अंदर थोड़ा रोबोट से आप फ्लेक्सिबिलिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 2-3 इसके जो हैं लिमिटेशंस। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन लॉजिस्टिक्स। अब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है इसका मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक के फॉर्म में रिकॉर्ड करी जाती है और उसके बाद उसको जो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस या प्रीवियस ब्लॉक्स हैं उनसे लिंक कर देते हैं और इसकी वजह से एक चेन बन जाती है। तो ब्लॉक का मतलब है एक पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन और इसको जब हम प्रीवियस से लिंक करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन पहले वाली से लिंक कर दी, इसको इससे लिंक कर दिया, तो ये चेन है और इसको पूरी कंप्लीटली को बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब लॉजिस्टिक ब्लॉकचेन इज यूज्ड टू track and record the movement of goods across the supply chain. It ensure all stakeholders have the access to same information, thereby improving transparency and coordination. अब इससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉजिस्टिक्स में यूज करके सबसे बड़े तो इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं कि एक तो आपका सब ट्रांसपेरेंट होगा और आपके सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्रॉपर एक्सेस मिलेगा ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें। और एक चीज, जो डेटा इसमें रिकॉर्ड किया गया है वो इजीली ऑल्टर नहीं किया जा सकता, तो इसकी वजह से जो फ्रॉड है और मैनिपुलेशन है इसको हम थोड़े हद तक कम कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इज इंपॉर्टेंस, वही ट्रांसपेरेंसी, अगर फ्रॉड कम कर सकते हैं तो ट्रस्ट, फिर रिड्यूस फ्रॉड्स एंड एरर्स जो हमने यहाँ पढ़ा। नेक्स्ट इज एनेबल्स रियल टाइम ट्रैकिंग, और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम जो भी ये करते हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ये रियल टाइम अपडेट होते रहते हैं, तो इसके अंदर ये नहीं है कि कुछ हमारी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है।
लेकिन इसके एडवांटेजेस के बाद भी इसकी भी वही एक लिमिटेशन है, इसकी हाई कॉस्ट है और इसके अंदर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है। नाउ लेट्स मूव टू द रिवर्स लॉजिस्टिक्स। अब रिवर्स लॉजिस्टिक वही होता है कि जो मूवमेंट है गुड्स की फाइनल कंज्यूमर से लेके वापस सप्लायर तक, और इसके अंदर प्रोडक्ट रिटर्न भी हो सकता है, रिसाइकल भी हो सकता है, रिफर्बिश भी हो सकता है, डिस्पोजल भी हो सकता है। हमें पसंद नहीं आया, हमने रिटर्न कर दिया। कोई एक प्रोडक्ट है जो हम वापस रिसाइकलिंग के लिए भेज दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीच में कंपनी ने स्टार्ट किया था कि आप मेकअप के खाली जो आपके रह जाते हैं कंटेनर्स वगैरह, उसको हमें वापस भेज दो एंड गेट अ डिस्काउंट, तो वो रिसाइकलिंग के लिए या रिफर्बिशमेंट के लिए भेज दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। अब रिवर्स लॉजिस्टिक्स एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे रिसाइकलिंग और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी इंप्रूव हो रहा है। अब इसके की एस्पेक्ट्स क्या है? हैंडलिंग कस्टमर रिटर्न्स, रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट, रिसाइकलिंग, रिकवरी ऑफ वैल्यू फ्रॉम द रिटर्न गुड्स। अब जो इफेक्टिव रिवर्स लॉजिस्टिक्स है वो खाली हमारे लॉस ही रिड्यूस नहीं करता, बल्कि एक ब्रांड इमेज और कस्टमर ट्रस्ट पे बिल्ड करता है कि आपको पता है कि आपको कोई अच्छा नहीं लगा, आप रिटर्न कर सकते हो, तो आप उस ब्रांड पर रिलाई करोगे। लेकिन जो आपको रिटर्न की पॉलिसी नहीं देता, तो आप स्केप्टिकल होगे कि आप इसका प्रोडक्ट परचेज करो कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट इज री इंजीनियरिंग द सप्लाई चेन। इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो सप्लाई चेन है उसको रीडिजाइन करना, ताकि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, कॉस्ट रिड्यूस हो और परफॉर्मेंस आता हो। ये इसकी डेफिनेशन है। It focuses on analyzing existing processes and eliminating unnecessary और inefficient activities. जो भी unnecessary है उसे हटा दो, inefficient activities को भी हटा दो। For example, companies may replace traditional warehousing system with automated systems or adopt digital platforms for better information. कि पहले वो एक ट्रेडिशनल यूज कर रहे थे, अब वो एआई वाले उस पे स्विच कर गए हैं ताकि जल्दी उनका काम हो, सप्लाई चेन इंप्रूव हो जाए। तो री इंजीनियरिंग द सप्लाई चेन का बेसिकली मतलब ये होता है कि सप्लाई चेन को रीडिजाइन करना। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव रिडक्शन इन कॉस्ट। अब आप देखोगे ना, इसमें सारी चीज में अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं वही 5-6 पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो आप वीडियो भी अगर देख लोगे तो भी आप एग्जाम में सही से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन स्पीड, डिलीवरी स्पीड की स्पीड बढ़ रही है, बेटर कोऑर्डिनेशन है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ मूविंग टू RFID। इसका मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करती है और ट्रैक करती है आपके ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग रेडियो वेव्स। इसके अंदर RFID टैग्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स पे अटैच होते हैं, और जो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उस टैग के अंदर उसको पढ़ने में हेल्प करते हैं। अब बारकोड तो हम सबको पता है, सब इस पर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे लगे होते हैं, लेकिन ये बारकोड से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसको डायरेक्ट वो नहीं चाहिए, डायरेक्ट स्कैनिंग। अब बारकोड्स को डायरेक्ट स्कैन करना पड़ता है, और इसीलिए इट इज मोर एफिशिएंट फॉर इन्वेंटरी ट्रैकिंग एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट। सो इट इज RFID इज मोर एफिशिएंट देन बारकोड। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ट्रैक करता है मूवमेंट्स गुड का, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करता है, मॉनिटर करता है स्टॉक जो भी हमारे रियल टाइम में। इसके एडवांटेजेस फास्टर कलेक्शन है, हायर एक्यूरेसी है, रियल टाइम विजिबिलिटी है। नेक्स्ट इज EDI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अभी जिसे नाम से ही समझ आ रहा है, बेसिकली इट इज द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में चेंज करता है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ट्रेडिशनल पेपर वर्क हटा देता है, और इसके अंदर स्पीड बढ़ा देता है, एरर कम करा देता है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट इज बारकोडिंग। बारकोडिंग हम सबको पता है, एक ऐसा हम लाइंस और स्पेसेस के बीच में हमारा एक फॉर्मेट होता है जो कि स्कैनर से रीड किया जा सकता है। अब ये सबसे वाइडली यूज आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है लॉजिस्टिक्स के अंदर। तो जो बारकोड्स होते हैं वो वेयर हाउस में यूज करते हैं, रिटेल स्टोर्स में यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में यूज करते हैं फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे अगर हम कोई भी स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो जनरली उसका बारकोड स्कैन करते हैं ताकि उसका प्रोडक्ट का जो भी डिटेल्स है वो उनके पास आ जाए। यूज क्या है इसका? क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेंटरी ट्रैक करने में काम आता है, और रिड्यूस करता है डेटा एंट्री एरर्स, जो भी मैनुअल एरर्स हो सकते हैं। बट अगेन इट इज लेस एडवांस देन RFID, और ये कॉस्ट, बट ये जो बारकोडिंग है ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। Hi guys, welcome back to my channel सब ठीक हो जाएगा। In today's video we will cover Unit 2, that is distribution strategy। इससे पहले मैंने Unit 1 भी अपलोड कर दी है, और अभी मैं Unit 3 और 4 भी अपलोड करूंगी। So please don't forget to subscribe my channel and like my videos।
सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली चीज है वो है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो भी हमारा गुड्स है उसका फिजिकल मूवमेंट से लेकर उसके ओनरशिप के ट्रांसफर तक, मतलब वो कस्टमर के पास चला भी गया और उसके अंदर जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो भी आता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। इट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो इट इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। तो ये हमने अभी जो यूनिट 1 किया था उसके अंदर भी हमने देखा था, राइट टाइम, राइट प्लेस, ये सब in right quantity. In broader sense, distribution act as a connecting link between the production and the consumption. एक बार मैं ये समझा रही हूँ, अगर इफ यू वांट द नोट्स, नोट डिस्क्रिप्शन में होंगे, और या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स का मतलब वो होता है कि बीच में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए से लेके कंज्यूमर तक गए उसके बीच बीच में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, वो कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल्स। The marketing channel may be understood as a set of organizations that are involved in making a product available for the use of consumption. These organizations perform various functions such as movement, storage, selling, thereby facilitating the flow of products from producers to consumers. अब इसके अंदर क्या क्या इंटरमीडियरीज आती हैं? होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब जो द फंक्शनिंग ऑफ मार्केटिंग चैनल्स इन्वॉल्व नॉट ओनली द फिजिकल फ्लो बट ऑल्सो द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द पेमेंट्स। ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन में पिछले यूनिट में भी पढ़ा था, और ये पेमेंट्स भी उसके अंदर आएंगे जब भी हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। अब इसके अंदर भी मार्केटिंग चैनल्स दो तरह के हो सकते हैं, क्या तो जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि पहले होलसेलर होएगा, होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा, वो एजेंट के पास जाएगा, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परफॉर्म करेगा। या फिर हमारे जैसे ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही सीधा कंज्यूमर को सेल कर दे रहे हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट। तो इसके अंदर अगर हम इसे रीड करें तो मार्केटिंग चैनल कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कंजप्शन। दीज चैनल्स इंक्लूड इंटरमीडियरीज सच एज होलसेलर, रिटेलर्स who perform different functions. The channel system involves not only the physical flow but also the flow of information and ownership. ये लाइन आप हर जगह लिख के आ सकते हो इस एग्जाम। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, रिडक्शन इन द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो भी गैप है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में, उस गैप को ब्रिज करता है, या अगर हो सकता है वो जोग्राफिकली सेपरेटेड हो, एक कहीं है, एक कोई कंट्री में है, एक कोई स्टेट में है, उस गैप को भी हटाता है। सेकंड इज एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर एक प्रॉपर सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसके अंदर जो भी हमारी चीजें होंगी वो प्रॉपरली होंगी, एफिशिएंटली होंगी, और जो भी डिलीवरी टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जो भी डिलेज है वो रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अगर बहुत सारे चैनल्स हैं, जो एक पर्टिकुलर चैनल है वो सेलिंग कर रहा है, एक पर्टिकुलर चैनल है वो स्टोरेज कर रहा है, एक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो इससे डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आता है, और स्पेशलाइजेशन से आप वो लीड करता है आपको ओवरऑल एफिशिएंसी पे। फोर्थ इज कॉस्ट रिडक्शन। अगर हमने हमारा सप्लाई चेन बहुत अच्छा है, एफिशिएंट रूट्स यूज हो रहे हैं, तो उससे क्या होएगा कि सारी एक्टिविटीज उसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, स्टोरेज में अंडर स्टॉकिंग नहीं होगी, ओवर स्टॉकिंग नहीं होगी, तो हमारा कॉस्ट रिडक्शन आएगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव कस्टमर कन्वीनियंस। अब एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हम शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आसपास बहुत ज्यादा ऐसे कस्टमर के कन्वीनियंस के हिसाब से स्टोर्स खोले जाते हैं कि यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, यहाँ स्टोर खोल दो, मतलब हमें भी बेनिफिट होगा, कस्टमर्स को भी बेनिफिट होगा, तो इम्प्रूव कंज्यूमर कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक। जो भी ये इंटरमीडियरीज होती हैं ये कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट टच में होती हैं, और ये उनकी प्रेफरेंस, मार्केट कंडीशन, डिमांड ट्रेंड्स, इस सबको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। अब जो मार्केटिंग चैनल्स ज्यादा हो जाते हैं तो ये सब मिलकर रिस्क बेयर करते हैं कि कोई भी डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इंटरमीडियरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कुछ रिस्क की, तो इसकी वजह से जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो स्मूथ होता है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल चैनल्स और इमर्जिंग चैनल्स। जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं उसका क्या होता है, अब जो कन्वेंशनल चैनल्स होते हैं उसका ये मतलब होता है कि
प्रोडक्ट टिपिकली मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर्स, फिर होलसेलर से वो जाएगा रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास से जाएगा वो कंज्यूमर के पास। अब हर इंटरमीडिएरी लेकिन इसमें क्या करती है, स्टोरेज का भी काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, सेलिंग का भी काम करती है, कि होलसेलर्स अलग से स्टोर कर रहे हैं, रिटेलर्स अलग से स्टोर कर रहे हैं। तो हर एक मेंबर होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो, या कन्फ्लिक्ट्स अराइज कर सकते हैं कि क्योंकि हर एक जो यूनिट है, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, हर कोई अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। लेकिन ये सबसे ट्रेडिशनल तरीका है जो आज तक भी बहुत सारी जगह यूज होता है। नेक्स्ट इज एमर्जिंग चैनल्स। एमर्जिंग चैनल्स को हम ना मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ओमनी चैनल स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब कि डायरेक्ट ई कॉमर्स, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि सीधा वो जो बना रहा है वही ऑनलाइन उसको सेल कर दे रहा है, तो इंटरमीडिएरीज बीच में इन्वॉल्व है नहीं, तो उससे प्राइस भी कम होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और कस्टमर को भी प्राइस कम देना पड़ रहा है। और कुछ होता है ओमनी चैनल स्ट्रैटेजीज भी होती है, जहाँ पे ना कंपनीज मल्टीपल चैनल्स यूज करती हैं। उस चैनल्स की वजह से बेटर कंट्रोल होता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज पे, एफिशिएंट डिलीवरी होती है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हो। द फोकस इन इमर्जिंग चैनल्स ऑन इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, रिड्यूसिंग डिलीवरी टाइम एंड इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिवनेस। अब ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व ही नहीं होंगी तो जल्दी जल्दी वो डिलीवर होएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स अलाउ कंपनीज टू मैनेज इन्वेंटरी, ट्रैक शिपमेंट्स एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन डिमांड। अब जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से सारी कंपनीज हैं वो जल्दी जल्दी मतलब रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं उनको, और उस हिसाब से वो आगे प्रोसेस करती है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्स, ऑनलाइन सेल्स इन सप्लाई चेन। पहला बहुत ही बेसिक, डायरेक्ट लिंक विद कस्टमर्स। हम ऑनलाइन से एक डायरेक्ट लिंक बना लेते हैं कस्टमर्स के साथ, और इसके अंदर फास्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी टाइम 24/7 365 डेज, वही बेसिक पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट इज एफिशिएंट ऑर्डर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब जो ई कॉमर्स होता है उसको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जो उसके ऑर्डर्स और इन्वेंटरी मेंटेन कर सकता है। तो कंपनी क्या करती है, वो टेक्नोलॉजी यूज करती है ताकि वो स्टॉक लेवल्स देख सके, टाइमली ऑर्डर देख सके फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और इसमें मैनुअल एरर्स का भी चांसेस कम होते हैं, और फास्टर भी डिलीवरी होती है। और इसके साथ साथ हम स्टॉक आउट्स होने से बचते हैं, क्योंकि हम देख लेते हैं कि हाँ भाई इसका खत्म होने वाला है तो इसको दोबारा मंगा लेते हैं, ऐसा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। अब जो ऑनलाइन सेल्स होती हैं वो इंक्रीज करती हैं हमारा जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की नीड है उसको, क्योंकि सबको चाहिए फास्ट डिलीवरी। तो फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी हैज बिकम अ की फैक्टर इन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा। अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो रियल टाइम ट्रैकिंग यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है उसकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब बेसिकली एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओ जिससे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर्स तक सबसे एफिशिएंट वे में पहुंचे। इसमें यही लिखा है। अब इसके अंदर बहुत सारे डिसीजंस भी आते हैं, जैसे जो वेयर हाउस है वो कहाँ होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या होना चाहिए, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड, इन इन्वेंट्री प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, और डिलीवरी चैनल्स क्या होने चाहिए। अब जो एक वेल डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, आपकी कॉस्ट कम आए, आपकी कॉस्ट कम हो जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाए, और आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ जाए। तो ये देखो, ये इसमें यही लिखा है। Organizations must determine the optimal number and location of facilities such as warehouses and distribution centers so that the products can be delivered quickly while keeping the cost low. कॉस्ट भी कम रहे और प्रोडक्ट भी क्विकली हमारा डिलीवर हो जाए। Next is another important aspect in understanding how products will flow from different channels, whether through warehouse, retailers, or direct to customers. The use of data and technology plays a significant role, as it helps in analyzing trades off between inventory levels, transportation cost, and service requirements. So इसके अंदर हमारा टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन। पहला, डिटरमाइन द नंबर, लोकेशन, साइज ऑफ वेयरहाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब जो भी वेयरहाउस होगा वो कहाँ बनाना है, कि जहाँ लोग रह रहे हैं उसके पास बनाना है, कितना बड़ा होना चाहिए, और कि नंबर ऑफ वेयर हाउसेज के कंपनी के पास कितने वेयर हाउस होने चाहिए कि सारा सामान एफिशिएंटली स्टोर हो जाए और एफिशिएंटली डिलीवर हो जाए। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द ट्रांसपोर्टेशन मोड फॉर द कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी। ट्रक हो, है, रेल है, एयर है, या कॉम्बिनेशन है, जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी प्लेसमेंट टू बैलेंस सर्विस लेवल्स एंड कैरिंग कॉस्ट।
Strategically positioning inventory across the network ensures that the popular items are available when demand is highest, while avoiding excessive storage cost और stock outs. अब जो भी इन्वेंट्री है वो एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए आपके पास, ताकि ना ही ओवरस्टॉक हो ना ही अंडरस्टॉक. Fourth is integrated advanced technology and real time डेटा फॉर विजिबिलिटी एंड एजिलिटी. तो ये हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि डेटा एनालिटिक्स से रियल टाइम हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या आईओटी ट्रैकिंग के हमारे अभी प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, क्या वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब ऑनलाइन हो गया है. अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो आप एग्जाम्पल भी लिखो तो एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देता है. तो Amazon demonstrates a highly efficient distribution network by operating multiple fulfillment centers near high demand regions. कि जहां पे डिमांड हाई है वहां पे आप उसने अपने सेंटर्स खोल दिए हैं. इट यूजेस सोफिस्टिकेटेड एनालिटिक्स टू मैनेज द इन्वेंटरी प्लेसमेंट एंड डिलीवरी. ये इसका एक एग्जांपल है. अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइंस. कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं. फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. कि जो भी अगर हम कोई भी एक लोकेशन देख रहे हैं तो उसके पास उससे ही पास में हमारे वेयर हाउस होने चाहिए, कि बिल्कुल कस्टमर रीजन्स के, ताकि जो भी कस्टमर रीजन्स के पास वेयर हाउस हो ताकि फास्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट हो. तो ये प्रॉपर प्लानिंग चाहिए ताकि सर्विस लेवल्स इंप्रूव हो सके. सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस. अब हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस हैं सच एज रोड, रेल, एयर और सी. तो इसके अंदर हमें देखना है कि हर एक मोड के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, रिलायबिलिटी है, डिलीवरी टाइम है. तो एक वेल प्लान नेटवर्क चाहिए हमें ताकि हम इन ऑप्शन से एक एफिशिएंट और टाइमली डिलीवरी कर सकें. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब जो इफेक्टिव और एफिशिएंट इन्वेंट्री प्लानिंग होती है उसके लिए हमें चाहिए राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है राइट लोकेशन पे. टू लेस इन्वेंट्री आप रखोगे स्टॉक आउट हो जाएगा, ज्यादा रखोगे तो फिर एक्सेस में हो जाएगा और आपकी स्टोरेज कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी. फोर्थ इज फैसिलिटी सेटअप एंड लेआउट. अब जो भी साइज है, कैपेसिटी है, इंटरनल डिजाइन है वेयर हाउस का, उससे इन्फ्लुएंस होती है हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए स्टोरेज की, पैकिंग की और सॉर्टिंग एरियाज की, ताकि फास्टर ऑर्डर प्रोसेस करें. नेक्स्ट इज कॉस्ट वर्सेस सर्विस ट्रेड ऑफ. अब एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें डिजाइन करना होता है जो कॉस्ट भी बैलेंस कर दे और सर्विस लेवल भी, कि सर्विस भी अच्छी दे रही है हम, और जो हमारा कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा. तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फैसिलिटीज लोअर कॉस्ट बट मे इंक्रीज डिलीवरी टाइम. कॉस्ट कम कर देता है बट डिलीवरी टाइम ज्यादा, कॉस्ट भी कम कर दे और डिलीवरी टाइम भी कम कर दे, हमें ऐसा चाहिए. लेकिन हम बहुत ज्यादा कॉस्ट कट करना चाहेंगे तो उससे हो सकता है कि डिलीवरी टाइम बढ़ जाए, तो हमें वो नहीं करना. नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अब जो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए ताकि वो जो भी नए डिमांड या मार्केट कंडीशंस है उस पर अडेप्ट कर सके. वो एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म दे कि हम एक्सपैंड कर सके नए रीजन्स में, और जो भी सीजनल डिमांड्स हैं जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं उसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेट करें. तो फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर्स लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसी के साथ हमारी यूनिट 2 भी फिनिश हो जाती है. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू. Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, we will cover Unit 3, that is Transportation and Warehousing Decision. इससे पहले मैं दोनों यूनिट्स डाल चुकी हूँ इसकी, और इसकी फोर्थ यूनिट अभी अपकमिंग वीडियोस में आ जाएगी. और भी जो हमारा ड्यू का सेकवेक जी या सेमेस्टर 8 का कंटेंट है वो भी मैं पोस्ट करूंगी. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. सो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है व्हाट इज रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग. सबसे पहले एक बार ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. Transportation refers to physical movement of goods from one place to another, such as from suppliers to manufacturers, between warehouses, or from sellers to the final customers. It ensures that the products reach the right place at right time and in the required condition. ये वाली लाइन तो अब तक रट जाएगी हम लोगों को, हम तीसरी यूनिट तक आएंगे तब, क्योंकि हर जगह ही हम ये लिख रहे हैं. नेक्स्ट इज वेयरहाउसिंग. वेयरहाउसिंग का मतलब होता है हमारे जो गुड्स हैं वो एक जगह स्टोर किए जाते हैं जब तक उनको सेल के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं. नाउ लेट्स कम टू द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक लिंक की तरह एक्ट करता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन के. कि अगर जैसे रॉ मटेरियल से वो बनने जा रहा है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, बन गया है वहां से रिटेलर के पास जा रहा है वहां से जरूरत है, रिटेलर से कस्टमर के पास जा रहा है. नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स. जो भी कस्टमर्स हैं उसको गुड्स डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए.
Next is it helps business expand their market reach, allowing them to serve customers in distant locations and even internationally. अब सारे कस्टमर्स बिल्कुल साइड में तो रहते नहीं है कंपनी के, तो उसके लिए तो डिलीवर करना ही पड़ता है और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और इवन इंटरनेशनली भी करने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की नीड है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ मेजर रोल इन कॉस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि एक लार्ज जो लॉजिस्टिक्स का है वो एक लार्ज पार्ट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ही वन ऑफ द मेजर थिंग है। नेक्स्ट इज सपोज कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो, कि फ्लो चलता रह रहा है और प्रोडक्शन रेगुलर हो रहा है। Next is role and importance of warehousing. First is warehousing act as a buffer between demand and supply, ensuring goods are available whenever needed. तो वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं, अगर डिमांड अभी हो सकता है कि अभी सप्लाई अभी कम है, तो मतलब सॉरी सप्लाई अभी ज्यादा है और डिमांड अभी कम है, तो वेयर हाउस में रख दिए गुड्स कि जब डिमांड होगी तब यहाँ से उनको भेज देंगे, तो इसलिए जो भी बफर होता है उसके अंदर वो करता है। Next is it helps in maintaining inventory so businesses can meet customer demand without delays or stock. जो भी डिले ना ही ओवर स्टॉकिंग हो ना ही अंडर स्टॉकिंग हो। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द ऑर्डर प्रोसेसिंग। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग इंप्रूव करता है इंक्लूडिंग सॉर्टिंग पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग गुड्स एफिशिएंटली। नेक्स्ट इज इट्स अलाउज बल्क स्टोरेज, ये इसमें हम ज्यादा गुड्स एक बार में रख सकते हैं ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है और जो और भी कॉस्ट है कम आती है। नेक्स्ट इज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कस्टमर सर्विस एज गुड्स स्टोर्ड नियर मार्केट्स कैन बी क्विकली डिलीवर्ड। तो कस्टमर सर्विस है वो इम्प्रूव होगी क्योंकि उनको पास पास ही वेयर हाउस है, वहीं से उनको डिलीवर कर दिया जल्दी जल्दी। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है यह है कि इट हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट, ताकि जो कि डैमेज है, थेफ्ट है या सीजनल अनसर्टेनिटीज है उससे वेयर हाउसिंग हमारे गुड्स को बचा कर रखता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स दैट प्ले अ की रोल इन सेलेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, कि कौन सा ट्रांसपोर्ट हम सेलेक्ट करें, उसके अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब सबसे बजट सबसे मेजर फैक्टर है। अब जैसे जो रेल या ओशन है वो इकोनॉमिकल होते हैं हैवी और बल्कि गुड्स के लिए, और अगर शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं तो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट इफेक्टिव होता है। एयर एक्सपेंसिव है बट अगर अर्जेंट कोई भी नीड है या फ्रेजाइल है या हाई वैल्यू ऑर्डर है, बहुत दूर जाना है, तो उसके लिए हम एयर यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर हिडन कॉस्ट भी होती है, जैसे हो गया इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस चार्जेस हो गए, हैंडलिंग कॉस्ट हो गई, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए हमें। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो आता है रिलायबिलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ सर्विस। जैसे कोई भी अर्जेंट डिलीवरीज है या कोई भी हाई वैल्यू डिलीवरीज है, तो उसके हमें लिए एक ऐसा ट्रांसपोर्ट चाहिए जिसपे हम डिपेंड कर सकें, या फिर जो भी वेदर है, ट्रैफिक है, या जो ये सब है, ये रोड ट्रांसपोर्ट या सी या एयर, इन सबको इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसके लिए हमें चेक करना है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। जो सेफ्टी ऑफ गुड्स है वो ट्रांजिट में वो भी क्रूशियल है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट इज जनरली सेफर फॉर स्मॉलर शिपमेंट, लेकिन अगर अगर वो हैवी है तो उसके लिए वो सी से जाता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं, जैसे स्टॉर्म्स हो गया, लॉन्ग ट्रांजिट ड्यूरेशन हो गया, तो इसकी वजह से स्पेशल पैकेजिंग करी जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है ताकि हमें इंक्रीज कॉस्ट ना बेयर करनी पड़े। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स। अब जो भी साइज है, वेट है, फ्रेजिलिटी है या पेरिशेबिलिटी है, कि कौन सा गुड, पेरिशेबिलिटी मतलब होता है कि कौन सा, जैसे टमाटोज 1 वीक 10 डेज के बाद खराब होने लगते हैं, तो पेरिशेबल गुड्स में आते हैं वो, कि ऐसे गुड्स जो खराब हो जाते हैं, या वैल्यू ऑफ गुड्स है उसके हिसाब से भी हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जो एक दिन में खराब हो जाएगी और बाय रोड उसको 4 दिन लगता है, तो उसको रोड से तो नहीं भेजेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज बजट कॉन्स्टेंट्स। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट का प्राइस है उससे लिंक हो जाती है। अब जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्ट एफिशिएंट है हैवी चीजों के लिए, और रेल है वो इकोनॉमिकल है बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उस हिसाब से हमें वो भी देखना पड़ता है कि हम जो ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं वो हमारी कॉस्ट में बहुत ज्यादा ऐड ना करके। नेक्स्ट इज टाइम स्केल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर फास्टर के लिए चाहिए तो हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, अर्जेंट के लिए, शॉर्टर के लिए रोड, तो वही सब लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब रोड ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल क्योंकि वो डोर टू डोर डिलीवरी देता है, अनलाइक एयर, रेल और सी। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स दैट प्ले अ की रोल इन सेलेक्टिंग वेयर हाउसिंग डिसीजन। अब फर्स्ट है लोकेशन ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस मार्केट के आसपास होना चाहिए, प्रोडक्शन सेंटर के भी पास होना चाहिए,
और ट्रांसपोर्टेशन हब होना चाहिए ताकि जो भी हमारा डिलीवरी कॉस्ट है और डिलीवरी टाइम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम कम कर सकें। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। अब जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है उसके अंदर रेंट आएगा, लेबर आएगा, यूटिलिटीज आएगा, मेंटेनेंस आएगा, हैंडलिंग चार्जेस आएंगे। तो इस सबको मिनिमाइज करना है हम ताकि एफिशिएंट स्टोरेज हो सके और अच्छे सर्विस लेवल हो सके। Next is nature of goods. The type of goods stored plays a key role in deciding the type of warehouses. जैसे perishable goods को चाहिए cold storage, fragile goods को चाहिए special handling, hazardous goods को चाहिए safety, compliance जो भी उसके facilities है। नेक्स्ट इज डिमांड पैटर्न। अब जो सीजनल या फ्लक्चुएटिंग डिमांड की चीजें होती है उनको अलग तरह से स्टोर करते हैं। जैसे जो हाई डिमांड का है तो और सीजनल है तो उसको लार्ज स्टोरेज चाहिए, जबकि जिसका स्टेबल डिमांड है उसके लिए स्मॉलर या कंट्रोल्ड वेयरहाउस भी काम आ सकते हैं। फिफ्थ इज इन्वेंट्री लेवल्स। तो जो भी स्टॉक है, अमाउंट ऑफ स्टॉक का कंपनी होल्ड्स डायरेक्टली इंपैक्ट्स द वेयरहाउस साइज एंड कैपेसिटी। अब ज्यादा बड़ा इन्वेंट्री लेवल है तो ज्यादा बड़ा वेयरहाउस चाहिए। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट्स। क्विक डिलीवरी चाहिए, हाई सर्विस प्रेफरेंस चाहिए तो क्लोजर टू कस्टमर। और फास्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए भी हमें चाहिए कि जो भी हमारा ये वेयर हाउस हो वो कस्टमर जहाँ रहते हैं उसके पास में। सेवेंथ पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी प्रॉपर फैसिलिटीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो और जो भी एफिशिएंट ऑपरेशंस हैं वेयर हाउसिंग के उसको करने के लिए वहां सब हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हैंडलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। तो उसके अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट भी हो कि प्रॉपर रैकिंग सिस्टम हो, ऑटोमेटेड रोबोट्स हो या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम्स हो, लिफ्ट्स हो, ताकि जो भी गुड्स का मूवमेंट है वो एक एफिशिएंटली हो जाए। नाउ कमिंग टू द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। अब पहले आता है कि ये होता क्या है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो दो या दो से ज्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर यूज हुए हैं तो उसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके अंदर रेल रोड हो, रेल एयर हो, कुछ भी हो सकता है, बट एक सिंगल मैनेजमेंट या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। In this system, even though multiple modes are used, the responsibility of transfer of goods lies with one operator. ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए, एक ही मैनेजमेंट के अंदर होने चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मल्टी मॉडल मीन्स, ये इसकी वही डेफिनेशन है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि कंबाइन करते हैं तो हम ऐसे दो पैर ऐसे ले लेते हैं जिससे सबसे चीप ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो या दो से ज्यादा, तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती है। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन सिंस गुड्स मूव इन अ प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। अब एक बंदा प्लान कर रहा है तो एक प्रॉपरली वो मूव करते हैं। इससे क्या होता है? फास्टर और स्मूदर मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंसेस पे या इंटरनेशनल ट्रेड पे। अब आप बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक मोड से आपका काम चल जाएगा। तो आप हो सकता है आप पोर्ट तक पहुंच गए तो फिर उसके बाद आपको रोड ट्रांसपोर्ट फिर से लेना पड़े उसको आगे पहुंचाने के लिए। अब अगर जैसे ऊपर बात की कि एक सिंगल पार्टी ये कराती है तो उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है और डिलेज है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल हैंडलिंग नहीं होती है, एक ही बंदा उसको सब देख रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेटर रिलायबिलिटी। अगर एक ऑपरेटर है तो एक ऑपरेटर से तो रिलायबिलिटी बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है। ओवरऑल इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग टाइम, कॉस्ट एंड सर्विस लेवल। नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू कंटेनराइजेशन। ये होता क्या है? इसका ये मतलब होता है एक स्टैंडर्ड साइज का कंटेनर ही यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स उन कंटेनर में पैक कर देते हैं एट द सोर्स, मतलब जहां से जाने हैं, और वो उसी कंटेनर में रहते हैं थ्रू आउट द जर्नी जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। यहाँ से वो निकले तो इसमें यहाँ से जो पैक किया था वो ये एंड है, यहाँ तक पहुंचने तक वो इसी में पैक रहेगा। कंटेनराइजेशन यही होता है। ये इसकी डेफिनेशन आप रीड कर सकते हो। It refers to the use of standard size containers or transport which can be easily transferred between different modes of transport. इससे क्या होता है? जो गुड्स की हैंडलिंग होती है वो बेटर होती है, क्योंकि और डैमेज के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि वही कांस्टेंट पैकेज में वो जा रहा है। इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंप्रूव होती है गुड्स की, क्योंकि वो सील्ड रहते हैं। कैसा नहीं है कि बीच में पैकिंग चेंज हो रही है तो प्रोडक्ट्स चेंज हो गए, वो सील जहां से निकला है तब सील थे, एंड डेस्टिनेशन को सील ही रहेंगे। Next is it leads to faster transportation and reduced
अराउंड टाइम, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो टाइम है वो कम लग रहा है. इट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन स्पेशली इन इंटरनेशनल ट्रेड बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन शिपिंग. कॉस्ट कम आ रही है ताकि क्योंकि शिपिंग के अंदर भी एफिशिएंसी आ रही है. इट ऑल्सो सॉरी एक सेकेंड. It also allows easy integration with multimodal transport, making the entire logistics process more smooth. अब मल्टीमॉडल का क्या मतलब बताया था कि दो या दो से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मोड्स को यूज कर रहे हैं. तो इसके अंदर अगर एक ही पैकेजिंग में वो जा रहे हैं तो इसके अंदर भी इजी है. अब हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. एक बार बस मैंने लिख दिया, आप रीड कर लेना. रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफी है. रेल ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल है और हैवी गुड्स के लिए काफी अच्छा है. सी ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हैवी गुड्स या नॉन अर्जेंट शिपमेंट्स के लिए इसको यूज करते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है बट हाई वैल्यू फ्रेजाइल और टाइम सेंसिटिव गुड्स के लिए हम यूज करते हैं. Each mode has its own cost speed trade-off. And the choice depends on the nature of goods and the urgency. क्या आप कॉस्ट ज्यादा दे दो या आप स्पीड ज्यादा ले लो, तो उसके हिसाब से हम गुड्स की अर्जेंसी के हिसाब से देखते हैं. Now the last topic of this unit is type of warehouses. अब वेयर हाउसेस अलग अलग तरह से डिजाइन करे जाते हैं अलग अलग नीड्स को मीट करने के लिए. फर्स्ट इज प्राइवेट वेयर हाउसेस. अब जो ये वेयर हाउसेस होते हैं इसको मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ये ऑन भी वही करते हैं, ऑपरेट भी वही करते हैं और इसके अंदर ये इन्वेंटरी, हैंडलिंग, स्टोरेज सब देखते हैं. अब जैसे लार्ज कंपनी जैसे वॉलमार्ट है वो अपने खुद के वेयर हाउसेस मैनेज करती है. नेक्स्ट इज पब्लिक वेयर हाउसेस. अब जो ये वेयर हाउसेस होते हैं ये लीज के लिए अवेलेबल होते हैं छोटी कंपनीज के लिए या स्टार्टअप्स के लिए. और इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल होता है और इसके अंदर एडवांस सर्विसेज भी होती है जैसे ऑटोमेशन. और इसके अंदर बंदे को ज्यादा हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता. नेक्स्ट इज बॉन्डेड वेयर हाउसेस. अब ये होते हैं गवर्नमेंट लाइसेंस करती है इन वेयर हाउसेस को और इसके अंदर फैसिलिटीज वो प्रोवाइड देती है. जैसे इसके अंदर आप इंपोर्टेड गुड्स स्टोर कर सकते हो जिससे पहले ड्यूटी पे करी गई है उस पर. दे आर आइडियल फॉर हाई वैल्यू सेंसिटिव और ड्यूटी फ्री आइटम्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट वेयर हाउस. जस्ट अ सेकंड. कोऑपरेटिव warehouses. इसका ये these are owned by a group of producers such as farmers to consolidate products, reduce cost and improve distribution efficiency. ये जो ओन किए जाते हैं ये ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स ओन करते हैं. जैसे थोड़े बहुत फार्मर्स ने मिलके एक केस को ले लिया. नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस. अब ये हाई टेक वेयर हाउस होते हैं जिसके अंदर रोबोटिक्स होता है, ऑटोमेशन होता है फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग. ये सुटेबल है फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के लिए जो टेक की साइड या ज्यादा उनका काम है या उस साइड पे स्विच कर रही है. नेक्स्ट इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज. अब जो पेरिशेबल गुड्स हैं जैसे फूड है या कुछ मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स है, अब उनके हिसाब से ना टेम्परेचर सेट करना पड़ता है. जैसे कोल्ड स्टोरेज हमने सुना है कि फ्रूट्स वहां रखे होते हैं ऐसा, तो उसके हिसाब से वो वाले वेयर हाउस. नेक्स्ट इज पिक, पैक एंड शिप वेयर हाउसेस. अब ये जो वेयर हाउसेज होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज फॉर ऑर्डर फुलफिलमेंट. जब प्रोडक्ट्स पिक करते हैं, पैक करते हैं, लेबल करते हैं और शिप करते हैं एंड कस्टमर्स को. पर्टिकुलरली कॉमन इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इनका कोई अपना खुद का वेयर हाउस है, वहीं पे ये सब काम कर दे रहे हैं. पिक कर ले रहे हैं, पैक कर दे रहे हैं, लेबल कर दे रहे हैं, शिप कर दे रहे हैं और फिर उस पर कस्टमर को भेज दे रहे हैं. इस यूनिट में ये वाला टाइप ऑफ वेयर हाउस इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये सब इनके नाम याद हो. सो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाता है. सो आगे वाले में मैं यूनिट 4 भी डालूंगी. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. थैंक यू. वीडियो वी विल कवर यूनिट 4 ऑफ DLM. ये लास्ट यूनिट है, इससे पहले मैंने बची हुई 3 यूनिट्स भी अपलोड कर दिया. यू कैन चेक आउट दोस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है? बेसिकली इसका मतलब है जो भी गुड्स का फ्लो होगा डिफरेंट स्टेजेस पे, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक, उसके अंदर एक बिजनेस को इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे पास एक सही अमाउंट का स्टॉक हो ताकि हम डिमांड भी मीट कर सके और हमारे पास एक्सेसिव इन्वेंट्री भी ना हो जो कि हमारा कैपिटल रोक के रखेगा. इसके अंदर वही लिखा है. यू कैन रीड इट, यू कैन पॉज इट फॉर रीडिंग, अदरवाइज यू कैन रेफर द नोट्स.
अब इसके अंदर सबसे बड़ा मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज ये है कि इसके अंदर हमारे पास दो कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, क्या हम मिनिमाइज करें मनी जो भी इसमें लगी हुई है स्टॉक के अंदर, और दूसरा ये भी कि कस्टमर के ऑर्डर जो है फुलफिलमेंट वो क्विकली हो जाए ताकि उनको वेट ना करना पड़े। तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। लेकिन जो मॉडर्न इन्वेंट्री है, इट इज नॉट नो लॉन्गर बेस्ड ऑन द गेस वर्क। इसके लिए अब हम रियल टाइम जो भी चीजें देखते हैं उस सब पर रिलाई करते हैं। It based on strategic planning, data-driven forecasting, and coordination across departments. Many organizations use advanced inventory technologies or ERP solutions which combine historical data, algorithms, and predefined rules to manage stock efficiently. ये चीज हम बची हुई यूनिट्स में भी कवर कर चुके हैं। अब इन दोनों पैराग्राफ्स में यही लिखा है, रियल टाइम विजिबिलिटी होती है इन्वेंट्री की ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्क? अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या आइटम्स हैं, क्या कब चाहिए उनको, कब हमें उन्हें रीऑर्डर करना है। तो पहला है काउंटिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब बेसिकली क्या आप फिजिकल काउंट रखो कि आप काउंट कर रहे हो आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, या फिर आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू चेक करो। नेक्स्ट इज रीऑर्डरिंग। जब एक फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड कर रखा है कि हमारे पास जैसे 100 तो अभी स्टॉक है, लेकिन जिस टाइम 10 यूनिट्स ही रह जाएंगे उस टाइम से हम रीऑर्डर करेंगे। तो रीऑर्डरिंग की जो प्री डिटरमाइंड मिनिमम लेवल हर एक कंपनी असरटेन करती है, जो जब उतना रह जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स हम उसे रीऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट इज रिसीविंग गुड्स। अब हमें जब भी रिसीव करेंगे गुड्स हमें इंस्पेक्ट करना है, उन्हें रिकॉर्ड करना है और उनको जो भी उनके डेजिग्नेटेड लोकेशन है वहां पे स्टोर कराना है। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग। तो ट्रैक करने के लिए हमारे पास बारकोड स्कैनर्स हैं, IoT डिवाइसेस हैं, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है और अदर टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इन्वेंट्री लेवल्स और लोकेशंस मॉनिटर करते हैं। फिफ्थ स्टेप इज इंटीग्रेशन। अब जो बहुत सारी कंपनीज है वो क्या करती है, इन्वेंट्री डेटा को इंटीग्रेट कर देती है डिमांड फोरकास्ट से, प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन से और वेयर हाउस मैनेजमेंट से, ताकि जो भी ऑपरेशंस हैं उनको चेक कर सके। नेक्स्ट इज व्हाई इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? फर्स्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब इससे जो स्टोरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, लॉस है ओवर स्टॉकिंग का, स्पॉइलेज का, वो रिड्यूस होगा और अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी कम होंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब हमें पता है कितना स्टॉक चाहिए, पास में ही हमने जहां से डिलीवर करना उससे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के, तो इससे हमारे बॉटलनेक्स भी रिड्यूस होते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर बिना डिले के एक्यूरेट हमारा जो स्टॉक लेवल है वो कस्टमर तक पहुंच रहा है तो उससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे और हमारी ब्रांड की लॉयल्टी भी इंक्रीज होगी। नाउ मूविंग टू द इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्टेप टू स्टेप प्रोसेस। अब a systematic approach ensures inventory is efficiently produced, stored and utilized. इसके अंदर पहला आता है डिमांड प्लानिंग। अब जो भी हिस्टोरिकल सेल्स है, सीजनैलिटी है, मार्केट ट्रेंड्स हैं, वो एनालाइज किए जाते हैं, फोरकास्ट इन्वेंट्री नीड फोरकास्ट की जाती है ताकि ना स्टॉक आउट हो ना ओवर स्टॉकिंग हो। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग। प्रोक्योरमेंट टीम प्लेस ऑर्डर बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट, सप्लायर लीड टाइम एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अब जो भी प्रोक्योरमेंट टीम है वो इसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस करेगी। नेक्स्ट इज डिलीवरी एंड रिसीविंग। वो देखेंगे एक्यूरेट है कि नहीं, क्वांटिटी जितनी ऑर्डर करी थी वो है कि नहीं, खराब तो नहीं है, और उसके बाद उनको रिसीव करेंगे और डिलीवरी लेंगे। फोर्थ स्टेप इज इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड स्टोरेज। जो हमने ऊपर पढ़ा, ट्रैक करेंगे, स्टोर करेंगे। नेक्स्ट इज सेल्स एंड फुलफिलमेंट। अब जो इन्वेंट्री सिस्टम होता है वो पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग ये सब भी सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ वो स्टॉक लेवल अपडेट भी करता रहता है, रियल टाइम अपडेट देता रहता है। सिक्स स्टेप इज रिव्यूइंग, रिपोर्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब जो रेगुलर ऑडिट और रिपोर्ट्स होंगे उससे हम देख सकते हैं कि कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं है लीड टाइम में, कॉस्ट में, टर्नओवर रेट्स में। लास्ट स्टेप इज रिप्लेनिशमेंट। इसका मतलब इन्वेंटरी सिस्टम ट्रिगर करता है नए ऑर्डर्स को। जब भी जो मैंने ऊपर बोला था फॉर एग्जांपल 10 से नीचे आते वो स्टॉक रीऑर्डर लेवल हो जाएगा, तो उससे जब भी नीचे जाता है तो वो इंश्योर करता है कि और हो गया है। नाउ मूविंग टू द इन्वेंट्री मैनेजमेंट टाइप्स। अब एक बिजनेस डिफरेंट तरह का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उनमें से कुछ भी यूज कर सकता है उसकी डिमांड, ऑपरेशनल नीड्स के हिसाब से और जो भी उसकी बिजनेस की नीड है उसके हिसाब से। अब इसके अंदर पहला आता है मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कि सिंपलेस्ट मेथड होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकली काउंट करते हैं ऑर्डर्स को और रिकॉर्ड करते हैं उसको पेपर पे या स्प्रेडशीट पे। जनरली स्मॉल बिजनेस ऐसा करते हैं क्योंकि इसकी लो कॉस्ट होती है, लेकिन इसके अंदर एरर्स और इनएफिशिएंसीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक रूटीन इन्वेंट्री काउंट होता है एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पे। फॉर एग्जांपल हर 15 दिन में एक इन्वेंट्री काउंट होगा। The records are updated as items move in and move out, often assisted by barcodes to simplify tracking. Data is stored into a central base, dealing stock levels and item locations. अब इसके अंदर ये भी सिंपल मेथड होता है, लेकिन इसके अंदर हम बारकोड वगैरह से रेजिस्टेंस लेते हैं। नेक्स्ट इज
परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये क्या करता है, रियल टाइम इन्वेंटरी यूजेज अपडेट्स देता है यूजिंग ऑटोमेटेड स्कैनर्स एंड ट्रैकर्स, कि जो भी मूवमेंट हुई कोई भी गुड्स की इधर उधर तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करी जाएगी, और ये हाईली एक्यूरेट होता है और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखता है। नाउ मूविंग टू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट है और ये हमने हमारे बीको में बहुत जगह पढ़ा भी है, तो एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइंस द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज दैट बैलेंसेस ऑर्डरिंग कॉस्ट while holding cost with holding cost maximizing profitability, मतलब एक ऑप्टिमल ऑर्डर साइज बताता है जो हमें ऑर्डर करना चाहिए कंसीडरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, जिससे हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। अब ये इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो कि एक कांस्टेंट डिमांड और एक फिक्स्ड कॉस्ट पे ऑपरेट करता है, लेकिन इट कैन बी एडजस्टेड फॉर क्वांटिटी डिस्काउंट्स, स्टोरेज लिमिटेशन, सीजनल वेरिएशंस। अब ये वर्क कैसे करता है? It is a widely used inventory management tool that helps organization determine the optimal order quantity for products, raw material or inventory items. The goal is to balance ordering cost and holding cost and minimizing total inventory cost. अब इसके फॉर्मूला पे हम आगे न्यूमेरिकल के में भी देखेंगे। इसके अंदर पहले लेकिन कुछ चीजें होती है, एनुअल डिमांड, इसके अंदर हम जो भी हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड होती है कि इतना यूनिट सोल्ड किए जाएंगे एक साल में, उसको है। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, हर एक टाइम जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसका क्या ऑर्डर कॉस्ट होगा, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, प्रोक्योरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सब आता है। नेक्स्ट इज होल्डिंग कॉस्ट, आप अगर एक वेयर हाउस में कुछ स्टोर कर रहे हैं तो उसका भी कुछ कॉस्ट है, जैसे वेयर हाउस का रेंट हो गया, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको होता है होल्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इज यूनिट कॉस्ट, इसका मतलब पर यूनिट जो भी इन्वेंट्री का कॉस्ट है उसको बोलते हैं। By analyzing these factors, EOQ identifies the order size where the combined cost of ordering and holding costs are minimized, ensuring cost-effective inventory management. Now talking about importance of EOQ. First is improved order fulfillment. कि जब भी हमें और प्रोडक्ट चाहिए वो टाइमली अवेलेबल हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इससे इंप्रूव हो। नेक्स्ट इज रिड्यूस ओवर ऑर्डरिंग, ज्यादा नहीं करेंगे तो वर्किंग कैपिटल हमारा सही रहेगा। मिनिमाइज वेस्ट, कम वेस्ट होगा। नेक्स्ट इज लोअर स्टोरेज कॉस्ट, जो भी स्टोर करेंगे अननेसेसरी कुछ भी नहीं स्टोर होएगा तो इसकी वजह से लोअर स्टोरेज कॉस्ट। क्वांटिटी डिस्काउंट्स, अगर हम बल्क में ऑर्डर वो कर रहे हैं, दे रहे हैं या फिर प्रॉपर टाइमली ऑर्डर दे रहे हैं प्लानिंग के हिसाब से, तो उसकी वजह से हमें क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। ये भी यही है, आप एग्जाम में अगर ऐसे कुछ डायग्राम भी बना के आते हो तो जल्दी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब इसके एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन मतलब इसने डिमांड एस्टिमेट कर लिया कि हमारी ये वाली D3 डिमांड होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 25, कॉस्ट पर केजी 5, होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट। 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट मतलब 0.10 इंटू 5, क्योंकि यूनिट कॉस्ट हमारी 5 है ना, तो ये 0.5 होगी। अब इसका अगर EOQ का हमारा फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। अगर हम इस वाले क्वेश्चन में रखेंगे इसको तो 2 इंटू एनुअल डिमांड दैट इज 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, ये 25। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 0.5। तो इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर देखोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर द रूट, तो इससे हमारा आ गया 1000 यूनिट्स। अरे इसमें मैंने 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो बेसिकली एक ये फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है इसका। ये न्यूमेरिकल हो गया। एक बार न्यूमेरिकल हो सकता है आ भी जाए या आप लिखा होगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, तो एक बार ये न्यूमेरिकल भी देख लेगा। अब नेक्स्ट इज इनसाइट्स फ्रॉम EOQ। आइडियल ऑर्डर साइज, ये एक मोस्ट इफेक्टिव क्वांटिटी जो भी हम ऑर्डर करें उसका हमें बताता है और जिससे अननेसेसरी कैपिटल डिप्लॉयमेंट बचता है। नेक्स्ट इज डिमांड कंसिडरेशन, अज्यूम्स रिलेटिवली स्टेबल एनुअल डिमांड, फ्लक्चुएशंस मस्ट बी केयरफुली अकाउंटेड फॉर। इसके अंदर जो भी हमारी डिमांड कंसिडरेशन है उसको देखता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल इन्वेंटरी लेवल, वही जो ऊपर बात करी थी वही रिपीटेड चीज है कि इन्वेंटरी लेवल एक पर्टिकुलर स्टेज पे हमारा प्रॉपर मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट्स ग्रोइंग बिजनेस, जो भी कंपनी एक्सपैंड करती हैं उनको अपना EOQ रेगुलरली कैलकुलेट करना पड़ता है चेंजिंग डिमांड के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपैंड करोगे आपकी डिमांड फ्लक्चुएट करेगी। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एड, अब जो भी EOQ जो होता है वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है प्राइसिंग डिस्काउंट्स, बैक ऑर्डर्स और डिफेक्टिव स्टॉक्स। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन एफिशिएंसी, अब EOQ कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन से ताकि इन्वेंटरी फ्लो स्मूथली हो विद मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। इसका ये मतलब है कि आप स्टॉक उसी टाइम पे आएगा जिस टाइम पे आपको चाहिए। एक बार अगर हम इसे रीड करें तो जस्ट इन टाइम
order and deliveries with actual production or sales need, minimizing excess inventory. Stock arrives just in time for use, reducing storage cost and waste. ये लाइन को आप यहाँ देख लेना. अब ये वर्क कैसे करता है? अब जो मैन्युफैक्चर होता है वो रिसीव मटेरियल ओनली व्हेन नीडेड फॉर प्रोडक्शन रादर देन होल्डिंग लार्ज इन्वेंटरीज. कि मुझे कुछ बनाना है, मैं उसी टाइम वो खरीद के लेके आऊंगी रादर देन होल्डिंग इन्वेंटरीज. ये इंश्योर करता है फ्लेक्सिबिलिटी, वेयर हाउस रिक्वायरमेंट्स कम करता है और ओवर स्टॉक से प्रिवेंट करता है. अब इसका एक एग्जांपल देखें तो जो टोयोटा है वो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को अपने सिस्टम में यूज करती है. इसका मतलब जब भी उसे कोई कार पार्ट चाहिए, कि कस्टमर आया कि उसका ये वाला कार का पार्ट खराब हो गया, वो उसी टाइम उसको मंगाएगी. इससे जो वेस्ट है वो रिड्यूस होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और मार्केट चेंजेस में हम क्विकली अडाप्ट करते हैं, क्योंकि जैसे भी मार्केट चेंज है उस हिसाब से हम जो भी चीज है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक है ही नहीं. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस करता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस करता है, शॉर्टर प्रोडक्शन अलाउ फास्टर ट्रांजिशन बिटवीन प्रोडक्ट्स, ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव करता है. लेकिन डिसएडवांटेजेस, अगर सप्लाई चेन खराब हो गई, कि मुझे आपने जब आपके पास कुछ है तो है नहीं बैकअप में, तो आपके कस्टमर आया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उस टाइम पे आपकी सप्लाई चेन खराब है, कि बहुत स्लो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ट्रांजिट में फंस गए, तो उसकी वजह से आपको लेट हो जाएगा. अगर या फिर सडन स्पाइक हो गई तो और सप्लायर्स ने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज 3PL एंड 4PL. ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी आगे मैंने कराया है, उसका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है. तो एक बार रीड करने से पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है. बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने और कामों पे कंसंट्रेट करने की जगह वो के लिए वो कुछ कुछ चीजें किसी और कंपनी से करा लेती हैं. 3PL का मतलब होता है कि कोई और कंपनी आपका लॉजिस्टिक्स का काम कर देगी. फॉर एग्जांपल जैसे अमेजोन है, उसने अपने डिलीवरी के लिए कोई एक अदर थर्ड पार्टी हायर करी हुई है, जो डिलीवरी फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी ऐप है उसको हायर कर लिया, जो उसका ये वाला काम करेगा. लेकिन अगर जब हम 4PL पे आते हैं तो इसका ये मतलब है कि कोई और आपका पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम मेंटेन करेगा. खाली डिलीवरी नहीं, लेकिन डिलीवरी के साथ साथ प्लानिंग, मैनेजिंग और कंट्रोलिंग एवरीथिंग. तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको इसमें डाउट है तो वैसे तो पढ़ के समझ आ जाएगा, लेकिन एक बार आप बैक करके वापस सुनोगे जो मैंने बोला है, तो आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगा क्या है. So, a 3PL, a third-party logistics, provider specializes in executing specific logistics services for business. These services often include freight transportation, moving goods from manufacturers to warehouses or customers. जो goods हैं उसको लेके गए क्या तो warehouse तक या फिर customers तक. Next is warehousing. ये आपकी इन्वेंटरी को सेफली स्टोर करता है जब तक चाहिए. फिर आता है ऑर्डर फुलफिलमेंट, इसके अंदर पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग टू द कस्टमर जो भी होगा. नेक्स्ट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट. ये जो स्टॉक लेवल है और लोकेशंस है उसको एक उस पे ट्रैक करता है. Essentially, 3PL providers act as an intermediary between company and the carriers that move its products. Many 3PLs are own or operate their own warehouse and fulfillment centers where inventory is stored and shipped according to the business needs. अब बहुत सारी ये जो 3PLs हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं, ये खुद के वेयर हाउस में भी रखते हैं. अगर अब इसका हम एग्जांपल देखें तो ई कॉमर्स कंपनी ऑफन रिलाई टू हैंडल सीजनल स्पाइक्स इन ऑर्डर और ड्यूरिंग हॉलीडेज, जैसे मैंने भी अमेजोन का एग्जांपल दिया था. Next is small and medium sized manufacturer use 3PL to access warehouses and transportation network. अब जो small businesses हैं, अब उनका इतना बड़ा नेटवर्क तो है नहीं कि वो खुद से डिलीवरी करा सके, तो वो जनरली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं. Moving next, what is 4PL? A 4PL provider goes beyond operational execution and focuses on end-to-end supply chain management. It does not necessarily handle physical logistics directly. Instead, it acts as a supply chain integrator, coordinating multiple service providers, including 3PL on the behalf of client. मतलब इसके अंदर डिलीवरी प्लस प्लानिंग प्लस हमारा जो मैनेजमेंट है प्लस कंट्रोल, ये सब आएगा 4PL में. लेकिन अगर हम 3PL की बात करें तो उसमें खाली डिलीवरी आएगी. अब इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फर्स्ट इज सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी. ये डिजाइन करेगा पूरा सप्लाई चेन और देखेगा कि प्रोक्योरमेंट से लेकर डिलीवरी तक सब हो गया है. नेक्स्ट इज वेंडर मैनेजमेंट. ये सेलेक्ट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा विद द बेस्ट 3PLs, कैरियर्स एंड अदर सप्लायर्स. नेक्स्ट इज IT इंटीग्रेशन. अब इसको सारा काम करना है, कंट्रोल भी करना, मैनेज भी करना है, तो ये IT से इंटीग्रेट करेगा, एडवांस सिस्टम लगाएगा मॉनिटरिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ओवरसाइट. अब ये
कॉस्ट मैनेज करेगा और ओवरऑल सप्लाई चेन की एफिशिएंसी भी। नेक्स्ट, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ग्लोबल electronic manufacturer may rely on a 4PL to integrate multiple 3PL partners handling regional warehousing, freight forwarding, and last-minute delivery, while also providing data-driven insights to forecast demand and reduce inventory cost. मतलब अब ये multiple 3PL से coordinate करेगा तो एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इसको हर बहुत अलग अलग रीजन्स में सेल करता है अपनी, तो इसके लिए इसको एक बड़ा सिस्टम चाहिए, दैट इज 4PL। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक वर्ड में 3PL होता है एग्जीक्यूशन, जो कि हमारा डिलीवरी वगैरह होता है, और 4PL होता है मैनेजमेंट प्लस स्ट्रैटेजी। अब इसके डिफरेंसेस, ये डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना। बेशक 3PL आ जाए, 4PL आ जाए या उसका डिफरेंस आ जाए, एक चीज तो पक्का आएगी, तो ये पढ़ लेना। प्राइमरी फोकस डे टू डे ऑपरेशन सच एज वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड फुलफिलमेंट। 4PL एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इसके अंदर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक फंक्शन आते हैं, इसके अंदर कंप्लीट ओवरसाइट आती है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप विद द वेंडर, जो इसका रिलेशनशिप वेंडर के साथ है वो ट्रांजैक्शनल है, सॉरी, क्योंकि ये ऑपरेशनल टास्क और लेन कॉस्ट पे करता है, लेकिन जो 4PL में जो रिलेशनशिप है वेंडर के साथ वो स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। नेक्स्ट इज ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, इसके ये जनरली ओन करता है वेयर हाउसेज, ट्रक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, क्योंकि ये डिलीवरी वगैरह का काम इसे करते हैं। इसके अंदर नॉन एसेट बेस भी होते हैं, जैसे एक्सपर्टीज हो गया, आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक्स टू द अदर प्रोवाइडर्स। टेक्नोलॉजी यूज, अभी ऑपरेशनल ट्रैकिंग सिस्टम्स यूज करता है, ये जनरली हाई लेवल एनालिटिक्स यूज करता है 4PL, क्योंकि ये जनरली लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, रियल टाइम डेटा चाहिए इसके लिए। कोस्ट फोकस, ये रिड्यूसेस कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक टास्क, कि कुछ जगह हमें डिलीवर करना है, हमने इसको हायर कर लिया तो इससे हमारे लॉजिस्टिक टास्क का कॉस्ट रिड्यूस हो गया। 4PL का इंश्योर करता है कि ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूट डिसीजन मेड बाय कंपनी, एडवाइसेस, इसके अंदर जो भी डिसीजन कंपनी बना रही है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब जो 4PL उसके अंदर आता है एडवाइसेस एंड इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिटिक्स। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर आपने किसी और कंपनी को दे दिया है आपके ऑपरेशंस या डिलीवरी या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो उससे आपका खुद का कंट्रोल उस चीज पे चला जाएगा, क्योंकि आप आउटसोर्स कर दे रहे हो वो लॉजिस्टिक एक्टिविटी को। और अगर आपने किसी और को आउटसोर्स किया है लेकिन उसने अपने एंड पे कोई गलती करी, तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी कंपनी के रेपुटेशन पे आएगा, आपकी ब्रांड इमेज पे आएगा। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन द सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कंपनीज होती हैं वो अपने क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए भी 3PLs या 4PLs पे हाईली डिपेंड हो जाती हैं। इसकी वजह से अगर उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर ने कुछ भी गलती करी, फेल किया, डिलीवरी में डिले किया, तो पूरा सप्लाई चेन उसकी वजह से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इश्यूज, अब मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है स्पेशली 4PLs के अंदर, तो इसकी वजह से हमारा पुअर कम्युनिकेशन होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है या डिले हो सकता है इन्फॉर्मेशन में जो भी शेयर होगी उसके अंदर। नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल रिस्क, अगर आप पूरा ही आउटसोर्स कर दोगे तो आपकी कस्टमर डिटेल जा रही है, डिमांड का पैटर्न जा रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल्स जा रहे हैं, तो इससे डेटा ब्रीच का रिस्क बढ़ जाता है जो कि आपकी कंपनी के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट अनसर्टेनिटी, जनरली आउटसोर्सिंग रिड्यूस करने के लिए की जाती है कॉस्ट को, लेकिन हिडन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, सर्विस चार्जेस के अंदर, परफॉर्मेंस इश्यूज के अंदर, तो इससे कॉस्ट अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम, अब जो कंपनी है और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स है वो जनरली अलग अलग टेक्नोलॉजी और आईटी सिस्टम्स यूज करते हैं, तो इन सबको इंटीग्रेट करना एक कॉम्प्लेक्स और एक टाइम कंज्यूमिंग चीज हो सकती है। नेक्स्ट इज सर्विस क्वालिटी इश्यूज, द क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्वर डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द 3PLs और 4PL प्रोवाइडर, अगर कोई भी इनएफिशिएंसी है, एरर है, तो उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन द ग्लोबल ऑपरेशंस, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लॉजिस्टिक्स है वो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रेगुलेशंस और अलग कस्टम प्रोसीजर्स के अंदर गो करता है। अब इसके अंदर जो भी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना है वो आउटसोर्सिंग से बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो सकता है फॉर्म के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर डायरेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3PL 4PL पूरा ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो जो भी फ्यूचर है हमारा लॉजिस्टिक्स का वो पूरा ही AI ड्रिवन या IoT ड्रिवन या ऑटोमेशन ड्रिवन होगा।
क्योंकि ये टूल्स हेल्प करते हैं रियल टाइम ट्रैकिंग में, रूट ऑप्टिमाइजेशन में और डिमांड फोरकास्टिंग में। इससे एरर कम होंगे, डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। सेकेंड इज डिजिटल सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन। अब सप्लाई चेन डिजिटल, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल हो रही है और इंटरकनेक्ट हो रही है, और कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं क्लाउड सिस्टम या इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ताकि विजिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो 3PL और 4PL के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब कंपनीज सिंपल आउटसोर्सिंग की जगह लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करने में फोकस कर रही है। इसकी वजह से जो 3PL और 4PL है वो खाली एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बट स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन रहा है कंपनी के फॉर द लॉन्ग टर्म। फोकस ऑन कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज। अब फ्यूचर लॉजिस्टिक्स ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, फास्टर डिलीवरी, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी या पर्सनलाइज सर्विस पे, जो कि इसकी की प्रायोरिटीज बन जाएंगी, जिसकी वजह से 3PL और 4PL के लिए स्कोप या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन लॉजिस्टिक्स। अब एनवायरमेंटल कंसर्न्स कंपनीज को ना पुश कर रहे हैं कि वो इको फ्रेंडली लॉजिस्टिक प्रैक्टिसेस यूज करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया या ऐसे और रूट्स जिससे कम हमारे एमिशंस निकले, ऐसा। तो इसकी वजह से 3PL और 4PL के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। एक्सपेंशन इन द फॉरेन मार्केट, ज्यादा ग्रोथ के लिए ज्यादा जगह फैलेंगे तो फिर 3PL और 4PL का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। End-to-end supply chain integration. 4PL provide a bigger role in managing complete supply chain. Companies prefer a single point of control for better coordination and efficiency. This leads to improved performance and reduced complexity. नेक्स्ट इज इंक्रीज यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स ज्यादा यूज होगा लॉजिस्टिकल डिसीजंस लेने के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए। लास्ट इज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिकल ऑपरेशन होंगे वो ज्यादा यूज उनका ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पे होगा। इसकी वजह से हमारा मैनुअल वर्क कम होगा, स्पीड कम इंप्रूव होगी और एरर्स कम होंगे। ये मैं इसमें हमेशा ज्यादा पॉइंट्स इसीलिए ऐड करती हूँ तो ताकि एक बार आप सब रीड कर सके, एग्जाम में एक आधा स्किप भी हो गया तो आप पे वो ना रहे, कंस्ट्रेंट ना रहे। तो इसी के साथ हमारा DLM का सिलेबस हो गया है कंप्लीट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस फॉर द अपकमिंग कंटेंट। थैंक यू।